नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम बात करेंगे अनलॉक पर। कोरोना के गिरते ग्राफ के बाद कई राज्यों में छूट का सिलसिला कल से यानी कि सोमवार से तेज हो जाएगा। दिल्ली में कल से मेट्रो का पहिया सुबह से घूमने लगेगा। दुकानें, मॉल कल से खुल जाएंगी, लेकिन शर्तों के साथ। तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने भी प्रतिबंध हटाने के लिए 5 लेवल में सभी जिलों को बांट दिया है। लेवल 1 वाले जिले किसी भी तरह की पाबंदी वहां पर नहीं होगी। तो ये अलग अलग लेवल क्या होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू जल्द खत्म होने के आसार हैं। हालांकि कल से यूपी के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाया जा रहा है। मतलब नोएडा समेत इन तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में दुकानें खुल जाएंगी, रौनक लौट आएगी। और मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। कल से ज्यादातर मध्य प्रदेश खुलने वाला है। लेकिन सवाल ये कि अनलॉक के बाद अगर स्थिति फिर से बिगड़ तो नहीं जाएगी, और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अनलॉक किया जाए? दिल्ली में पाबंदियों से पर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। कोरोना काल में इसकी अगली किश्त कल सुबह से शुरू हो रही है। करीब 2 महीने बाद कुछ और पाबंदियों में ढील शुरू हो रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल रहे हैं, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के साथ। यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली के कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत खुले हुए थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। कल से ही दिल्ली मेट्रो का चक्का भी दौड़ने लगेगा। सुबह से ही मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिली है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाले महाराष्ट्र की टॉप पोजीशन तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम है। लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उद्धव सरकार सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र में पाबंदी हटाने के लिए 5 लेवल बनाया गया है। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के सभी जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। दूसरी लहर के कहर के बाद यूपी में सीढ़ी दर सीढ़ी शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब करीब पूरे देश तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बाकी हैं जहां रियायतों की किश्त पहुंचनी बाकी है। कोरोना कर्फ्यू जिन 4 जिलों में अभी भी लागू है वो है राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। शनिवार तक 67 जिलों में लागू हुआ था अनलॉक। आज नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी केस कम हुए। नोएडा समेत चारों जिलों में सोमवार से शुरू होगा अनलॉक। जिले में
सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने से मिलती है रियायत। कोरोना का शटर जैसे जैसे डाउन हो रहा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर एमपी तक पाबंदियों का शटर उठने लगा है। लेकिन इस बार ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर में जो कहर बरपा उससे देश को उबरने में काफी वक्त लगेगा। इसीलिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी सीख लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, मुंबई से मुस्तफा शेख, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हमारे साथ विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण मंत्री मौजूद हैं और लगातार जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ नवाब मलिक जी हैं महाराष्ट्र से, और अब से कुछ ही देर में दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ होंगे। विश्वास सारंग जी, सबसे पहले अगर हम आपके पास आए, नहीं विश्वास जी फोन पर बात कर रहे हैं किसी से। नवाब मलिक जी, नवाब जी, ये जो 5 आपने लेयर्स बना दी हैं जी, ये क्या है सर? और क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था, फिर भी अब आप पूरे महाराष्ट्र को खोलने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि कल से क्या क्या आप खोल रहे हैं, और उसके बाद ये भी बता दीजिए कि लेयर्स क्या हैं। कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए सर लोगों में कि हमारे यहाँ कुछ खुला है, कहीं और खुला है, पड़ोसी जिले में कुछ खुला है, हमारे यहाँ कुछ खुला है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए और गड़बड़ ना हो जाए सर। देखिए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, लेकिन मुंबई के 2 डिस्ट्रिक्ट को एक कॉरपोरेशन है, इसलिए 35 हिस्सों में बांटा गया है। इन 35 हिस्सों में लेवल 1 में 10 जिले हैं, लेवल 2 में 2 जिला है, लेवल 3 में 5 जिले हैं और लेवल 4 में 8 जिले हैं। ऐसे मिला के कुल 35 जो जिले हैं उनकी परिस्थितियां हैं। लेवल 1 वो जिला है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और जो ऑक्सीजन बेड है, वो ऑक्सीजन बेड जो खाली है वो 75% खाली है, उसे लेवल 1 में रखा गया है जी। लेवल 2 में वो जिले हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, 10% से कम है और बेड जो है वो 40% के करीब ऑक्यूपाइड है। लेवल 3 में 10% से अधिक है और लेवल 4 में 15% से अधिक, 5 में 15% से अधिक है। इस तरह से कुल एक मानक तय किए गए। तो इसमें ये दो ही आधार आपने तय किए बनाई गई वो मलिक साहब, 2 ही आधार आपने तय किए कि या तो केसेस जो है वो, हाँ यही हम जानना चाह रहे थे कि ये 2 ही आधार पर आप खोल रहे हैं कल से सब कुछ? बिल्कुल 2 ही आधार हैं, लेकिन एक दिन का उसका असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट वीकली करा जाएगा हर गुरुवार के दिन और उसके बाद जिलों में जो परिस्थितियां होंगी वो जिले लेवल वाइज बदले जाएंगे। अब कुल मिला के जो 1 नंबर में है वो 10 जिलों में जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए कि वो ये नियमों के तहत अपने जिले में परिस्थिति अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। और जिला अधिकारी अब लेवल 1 में जो चीजें खुलेंगी, कुल मिला के जो एसेंशियल सर्विसेज है वो पहले भी खुली थी, बाकी सारी जो दुकानें हैं जी, उन दुकानों में पूरी क्षमता से खोलने की परमिशन दी गई। लेकिन फिर भी कुछ जिला अधिकारियों ने एकदम से पूरा ओपन अप करने के बजाय वहां मर्यादा 4 बजे तक लगा के रखी है। ठीक है। सिनेमा घर हो, रेस्टोरेंट हो, वहां पे पूरी क्षमता में उन्हें परमिशन है, लेकिन धीरे धीरे खोलने के लिए जो जिला अधिकारी है, जो नोडल ऑफिसर है ये पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट का, उन्होंने स्लोली ओपन अप करने के लिए किया है। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ लगभग 32 जिले हैं, वहाँ जिला अधिकारियों ने लेवल 3 में जो हमने परमिशन दी है उसके अनुसार सारी चीजें खोलने का निर्णय लिया है। सरकारी कार्यालय 50%, निजी कार्यालय 50%, कुछ जिलों में 100% रखा गया है। लेकिन लोकल ट्रेन जो मुंबई शहर की है वो अभी भी उसको शुरू करने में कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अनलॉक धीरे धीरे होगा। हमें लगता है जिला अधिकारी हर सप्ताह में असेस करेंगे और जो छूट देनी है वो देते जाएंगे, या छूट कम करना है, केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको लेके भी जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए। लेकिन ये सारी परिस्थिति में
एक आदेश दिया गया है, जो टेस्टिंग है उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाई जाए, ये भी जिला अधिकारी को कहा गया है। तो साथ साथ ये भी चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन क्योंकि टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं और संजीव झा जी भी जुड़ चुके हैं। विश्वास जी पहले से थे। विश्वास जी, अगर आप आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा हमें इशारा कर दीजिए, तो आपके पास हम आ जाएंगे। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार भी। जी आ रही है सही जी ठीक है। तो सर यही था कि क्योंकि आपने सिनेमा हॉल और जो मॉल्स हैं नवाब मलिक जी, वो 100% क्षमता के साथ कई जगह खोलने का फैसला किया है, तो कहीं ये खतरनाक ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी। तो सर इस पर आपसे बात करेंगे। विश्वास जी, पिछले हफ्ते आपने बहुत विस्तार से बताया था क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या नहीं खुल रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी पुलिस ने कई जिलों में गरीब लोगों को पीट दिया कि भाई अभी थोड़ी खुला है, कहाँ से बाहर निकल आए आप, जबकि आपने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि हम गरीबों के लिए जो रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें राहत दे रहे हैं। तो कल से क्या दे रहे हैं और कोई कंफ्यूजन ना हो सर। विश्वास सर, तो क्या है कल से बताइए। सईद भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए, हमने दो सीधे सीधे सेगमेंट बांटे थे। जब पहले दिन हमने लॉकडाउन को विड्रॉ किया था या कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया था, वो ज़िले जहां पर 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है और वो ज़िले जिनमें 5% से कम पॉजिटिविटी है। और मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसका अब आर्थिक पक्ष मजबूत हो। इसलिए उद्योग धंधे हमने शुरू किए, कंस्ट्रक्शन के जितने काम हैं जहां पर लेबर काम करती है वो हमने शुरू किया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हमने शुरू किया, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रीशियन की दुकान, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको पूरी तरह से अपना काम करने की सुविधा मिल सके, इसकी हमने व्यवस्था की। उद्योग का कच्चा माल सुचारू रूप से पहुंच सके, इसकी हमने व्यवस्था की। वो दुकानें जो छोटी छोटी मोहल्ले में किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, इनको हमने अलाउ किया। हमने जहाँ 5% से कम पॉजिटिविटी थी वहाँ की होटल भी चालू की और उसमें जितनी उनकी कैपेसिटी उससे 50% की उनको बिठा के खिलाने की अनुमति दी। जहाँ पे 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ टेक होम की व्यवस्था ही हमने की। अब हम लगातार इसमें क्रमबद्ध तरीके से ढील दे रहे हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो लगभग खुल चुके हैं, जिनमें पूरी एक्टिविटी कल से शुरू हो जाएगी। और इसमें सईद भाई, हमने एक और नया प्रयोग किया है। हमने हर बाजार में 5-5, 8-8, 10-10 दुकानों की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक CST का गठन किया है, कोरोना सेफ्टी टीम, जिसमें हमने रेवेन्यू, नगरीय निकाय और पुलिस के कर्मी रखे हैं, जो तीनों की टीम मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि उस मार्केट में, उसके एरिया में पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन दुकानदार भी करें और ग्राहक भी करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विश्वास जी, और लगातार सईद भाई पॉजिटिविटी कम हो रही है, तो हम इस कोरोना कर्फ्यू में ढील दे रहे हैं। विश्वास जी, हम कुछ ही देर में आपके पास लौटेंगे, तो आप जरूर बताइए कहाँ क्या खोल रहे हैं और क्या बंद रहेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आज तक से बातचीत करने के लिए। उन 4 जिलों के बारे में भी सर हम समझना चाहेंगे जहां कल से आप अनलॉक नहीं कर रहे हैं। जी धन्यवाद। लेकिन उससे पहले ये कि कल 4 जिलों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में आप क्या क्या खोलने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी 75 जो जिले हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें से 71 जिलों में आज तक की डेट में हमने जो दिन का कोरोना कर्फ्यू है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का, उसको हमने खोल दिया है। लेकिन उसमें भी हमने कुछ पाबंदियां रखी हैं, जैसे कि कोई विवाह कार्यक्रम होगा तो 25 लोग विवाह में शामिल होंगे, जो आयोजक को मिला के। यदि किसी का मृत्यु होता है और उसमें जाते हैं लोग सौदा के लिए जी, तो 20 तक के लोगों की संख्या को हमने निर्धारित किया है। अभी सार्वजनिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे और उसमें भी संख्या सीमित रहेगी। मंदिरों में भी अगर कोई जाता है या धार्मिक स्थलों में तो 5 तक के व्यक्तियों को ही हमने अनुमति दी है। ये अलग है कि हमने जो कार्यालय हैं वो हमारे, चाहे वो निजी कार्यालय हों चाहे सरकारी कार्यालय हों, उनको हम
खोलने का हमने निश्चय किया है। और जो प्रशासनिक हमारे ऑफिस हैं, जो प्रशासनिक उनका निर्णय होगा उन ऑफिसेस पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे वो लागू होगा। साथ में जो स्कूल होंगे हमारे, जो चाहे बेसिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, उनमें ऑफलाइन टीचिंग नहीं होगी, ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो शिक्षक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है। वो उसके लिए अधिकृत होंगे, चाहे वो कुलपति हों, चाहे प्रधानाचार्य हों या निजी विद्यालयों के प्रबंधक हों, उसके लिए वो अधिकृत होंगे। ऑफलाइन टीचिंग नहीं करेंगे। होटल खुलेंगे लेकिन रेस्टोरेंट में केवल हम होम डिलीवरी को रखेंगे जी। जो सिनेमा है, जिम है, मॉल है, स्विमिंग पूल है, ये सब अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बिक्री का प्रयोजन है वो खुला रहेगा। और साथ में ये भी रखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, वो पूरी तरीके से उसमें काम करने के लिए उसको हमने छूट दी है जी। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां तेजी के साथ में सामान्यता की ओर बढ़ी हैं सर। और सामान्य की ओर बढ़ने के कारण ये सबसे बड़ा है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 17,928 के आसपास आए हैं और जो हमारी रिकवरी रेट है वो 97.7 के आसपास आई है। 24 घंटे की अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो 0.4% के आसपास आई है जी। अगर तब शुरू से लेकर अब तक की जो पॉजिटिविटी रेट देखें यूपी की तो 3.3% के आसपास है। हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमारे वहाँ पे प्रतिदिन 3.25 लाख 3 लाख से ऊपर के टेस्ट हों, 3,58,000 से भी ऊपर के हमने प्रतिदिन किए। उसका कारण क्या था कि हम लोगों ने गांव-गांव में भी ये एक्टिविटीज़ बढ़ाई कि हमारे टेस्ट हों। जो हमारे सरकार की प्राथमिकता थी कि टेस्ट और ट्रीट, उस ट्रिपल टी का जो फार्मूला था वो हिट साबित हुआ और गांव-गांव तक का लोगों को चिन्हित करके जो हमारी 74,643 के आसपास जो हमारी निगरानी समितियां थीं, हमारे लगभग जो यहाँ पर राजस्व गांव है 97,000, उनके अंतर्गत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रही हो, चाहे हमारे प्रधान रहे हो या क्षेत्रीय ग्राम सेवक रहे हो, इन सबका सहयोग लिया गया और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से हम लोगों ने घर घर चिन्हीकरण के साथ साथ मेडिकल किट्स को पहुंचाना, मास्क को पहुंचाना, सैनिटाइजर को करना, गांव को सैनिटाइज कराना, ये सारी प्रक्रियाओं को करने का प्रतिफल ये निकला है कि आज तक जो 2 करोड़ 2 लाख से भी ऊपर हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा प्रदेश में कराया है। 18 साल से लेकर और 44 वर्ष तक और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का कुल वैक्सीनेशन अभी तक 2 करोड़ 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। अगर देखा जाए तो आज हमारा 4 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है। हम पूरे जून में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का लक्ष्य लेकर हम चले हैं और हर जिलों में हमने जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है उनकी क्वांटिटी के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको तय किया है और एक प्लानिंग के तहत हमारा वैक्सीनेशन बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। इसकी बर्बादी ना हो, छीज ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं, इसकी ट्रेनिंग भी कराई है और इसकी निगरानी भी हम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में ड्यूटी पर रहते हुए जो मृत्यु हुई थी, मृतक आश्रितों को नौकरी देने का भी, कुछ जिनके माता पिता नहीं रहे हैं उनको पेंशन देने का भी काम सरकार ने किया है। 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको 1,000 रुपये जो हमारे कर्मचारी जो जीविकोपार्जन के लिए जो गरीब लोग हैं उनको, जो हमारे कामगार हैं उनको देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान राशि पहले ही गाँव में पहुँचाई गई है। ये सारे काम जो युद्ध स्तर पर चले हैं उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं जी। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 साल पहले 2 मार्च 2020 में आगरा में एक कोरोना पॉजिटिव केस की शंका हुई थी। हम लोग उसकी जांच में, आगरा का प्रभारी भी हूं, जांच कराने के लिए हमारे पास में उत्तर प्रदेश में कोई जांच केंद्र नहीं था और हमको उसको पुणे भेजना पड़ा था और जब वो कोरोना संक्रमित निकला तो उसके इलाज के लिए हमको दिल्ली भेजना पड़ा जी। लेकिन आज 1 साल के अल्प अवधि में भी आज 1.5 लाख से ऊपर हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं हमारे पास में, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो हमारे पास में हैं। 484 के आसपास हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं।
तो ये एक बड़े पैमाने पर हमने तैयारी को सुनिश्चित किया है। दिनेश शर्मा जी, इसके शुभ परिणाम है कि हम तेजी के साथ केवल 4 जिले हमारे रह गए हैं जी। ठीक है दिनेश शर्मा जी, क्योंकि बहुत विस्तार से आपने सारी जानकारी दे दी है जी जी, और अच्छा लगा, कम से कम आपने सब कुछ बता दिया, अपना भविष्य का प्लान भी आपने बता दिया। लेकिन ये जो निजी ऑफिसेस हैं, क्या उन लोगों के लिए आपकी कोई गाइडलाइंस है? क्योंकि वहां एक बड़ी शंका होती है, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा सा और सा अभी एहतियात रखना चाहिए, हम ऑफिस ना जाएं, लेकिन उन पर दबाव आ जाता है कंपनी ओनर्स की तरफ से कि नहीं आप आइए। तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन सरकार की तरफ से है? जो कोविड जो 19 की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए कहा गया है। और अभी हम लोगों ने कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में किया है। तमाम जगह पर 50% की उपस्थिति के आदेश हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था हो और वैक्सीनेशन कर्मचारियों को, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, वो करवाना जरूरी है। वो एक प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन करा के कराएं। सर वो 4 जिले भी बता दीजिए जल्दी से, वो 4 जिले कौन से हैं और वहां कल से अनलॉक क्यों नहीं? देखिए, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर अभी 600 से ऊपर केसेस आए हैं। गोरखपुर में 700 कुछ केसेस हैं, तो मुझको लगता है कल तक उस केसेस में वहां भी हट जाएगा। 3 जिले हमारे रह जाएंगे। मंगलवार को हम लोग फिर एक बार बैठेंगे इन 3 जिलों के बारे में। तब तक अगर केस आते हैं तो हमको लगता है कि मंगलवार तक स्थितियां पूरे प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य सी हो जाएगी जी, और तेजी के साथ हम लोग सामान्य जीवन की तरफ लौटेंगे, लेकिन सुरक्षा, सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रहें। यही उम्मीद के साथ हम लोग प्रदेश में जो स्टेप बाय स्टेप इसकी ढील देते जाएंगे। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। कल से 4 जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश पूरा खुल रहा है। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी भी है। सिंहदेव जी, किस तरह से छत्तीसगढ़ आप खोल रहे हैं? कल से पूरा अनलॉक या कहीं कुछ पाबंदी अभी भी रहेगी? सर नमस्कार। नमस्कार सर जी सईद जी, उसमें पाबंदियों के बारे में आपने जैसे कहा, ये ग्रेडेड ओपनिंग का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो गाइडलाइंस आए थे, वो लॉकडाउन कब लगाना, उसमें जो पैमाने थे, एक 15% या उससे ऊपर पॉजिटिविटी रहे तो लॉकडाउन की बात सोचनी चाहिए, कंटेनमेंट की बात सोचनी चाहिए। 60% से अधिक बेड ऑक्यूपेंसी हो जाए, आईसीयू एटसेट्रा ऑक्यूपेंसी हो जाए तो लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड अनलॉकिंग की जो बात है, ये हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था, शासन की ओर से सर्कुलर जारी हुआ था कलेक्टर्स को, कि 8% जब पॉजिटिविटी आ जाए आपके जिले में, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, स्टेट लेवल पे एक पॉलिसी ना बना के हर जिले की पॉजिटिविटी अलग रहती है, तो 8% अगर पॉजिटिविटी आ गई तो आप विचार कर सकते हैं ग्रेडेड अनलॉकिंग का। तो वही प्रक्रिया अपनाई हुई है, जहां दैनिक बाजार लगते हैं, हर शहर का बाजार बंद होने का दिन अलग रहता है, कोई एक दिन नहीं रहता हर जिले में जो बाजार बंद होता है। कहीं एतवार को बंद होता है बाजार रूटीन, कहीं मंगल को होता है, कहीं शनिवार को होता है, कहीं शुक्रवार को होता है। तो परंपरा जो जिस शहर की रही है, उस परंपरा को हमने कायम रहने दिया है और कलेक्टर्स उसी हिसाब से लॉक एक तरह से बंद रख रहे हैं बाजारों को पूरा कंप्लीट उस दिन पे, हफ्ते के उस दिन में। शेष जो गतिविधियां अलाउ की गई हैं, जैसा और साथियों ने भी कहा, हमारे अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित हैं, उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूं। धार्मिक स्थल हैं, उस पे अभी पाबंदी लगी हुई है कि भीड़ एकदम से ज्यादा ना उमड़े। स्विमिंग पूल्स हैं, इस पे पाबंदी लगी हुई है। ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाफ कैपेसिटी पे रात के 10 बजे तक इस पे लगा हुआ है। सिनेमा हॉल और मॉल्स, सिनेमा हॉल बंद है। मॉल्स में आवाजाही अलाउ की गई है और शाम को 6 बजे तक का उसमें समय जैसे दुकानों का दिया हुआ है। ठीक है सर। और वो भी समय पे कम, जैसे हमारे यहाँ पॉजिटिविटी कहीं पर 0.6 पे आ गई है किसी जिले में,
कहीं 0.9 पे आ गई है, कहीं पर अभी भी 9.6 है अभी। तो ठीक अलग है। अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है। ठीक है सर, तो हम collectively ये श्रीदेव जी freedom एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। संजीव झा जी के पास नहीं जा पाए क्योंकि दिल्ली भी कल से खुल रही है। विश्वास जी के पास, नवाब जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। और राहत की बात यह है कि कोरोना केसेस काफी कम हो रहे हैं। पूरा देश कल से खुल रहा है, कुछ पाबंदियों और कुछ प्रतिबंधों के साथ। ये अच्छी खबर है और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अनलॉक किया जाए। देखते रहिए आज तक। अनलॉक किया जाए, यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों में, पिछले 24 घंटों में सबसे कम कोरोना के केस हमारे देश में दर्ज किए गए हैं और विभिन्न राज्य सरकारें अब अनलॉक की प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे, सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र ने अनलॉक कर दिया। कल से और ज्यादा कर रहे हैं और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। विश्वास सारंग भी हमारे साथ हैं। लेकिन संजीव जी, कल से दिल्ली में क्या क्या खुल रहा है स्पेसिफिकली, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि क्या खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा और कितने बजे तक? देखिए, कल से दिल्ली में मॉल और बाजार अपनी 50% कैपेसिटी से खुलेगा और दिल्ली में मेट्रो अपनी 50% कैपेसिटी से चलेगी। और आपको पहले पता है, जैसा फैक्ट्रीज और हमारे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी खुल चुका था। दिल्ली में स्पा और सैलून रहेंगे, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, जिम अभी बंद रहेंगे। मुझे लगता है दिल्ली में इन तमाम चीजों के साथ साथ कोशिश ये भी है कि आगे किस तरह से कोरोना के तीसरे वेव के लिए क्या तैयारी की है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने अपनी पुख्ता तैयारी की है। उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पिछले वेव में हमने देखा कि चाहे ऑक्सीजन हो या मेडिसिन हो, इन तमाम चीजों की बड़ी क्राइसिस है। उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने पूरी एक पुख्ता योजना बनाया है। अब दिल्ली सरकार, हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने के टैंकर्स नहीं थे, तो टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ में हमने देखा कि हमारे पास पहले भंडारण की क्षमता नहीं थी, हम 431 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं। आईजीएल अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे 125 मीट्रिक टन को उत्पादन करने के लिए कहा गया है। साथ में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है कि किस किस चीजों की जरूरत कोरोना में पड़ी। जैसा अब ऐसा देखने को लग रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, उसके लिए पीडियाट्रिक्स की एक टीम बनाई गई है कि उसमें किस तरह का वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह की मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली में लगभग 28,000 एक दिन से ज्यादा केसेज आए थे, तो हम लोग 37,000 केसेज का एक बेस बना करके हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उससे ज्यादा भी हो जाता है तो उसी अकॉर्डिंग उस तैयारी को बढ़ा दिया जाएगा। संजीव जी, ये बहुत अच्छी बात है कि भविष्य की आप तैयारियां कर रहे हैं और किसी एक खतरे के मद्देनजर ये बहुत आवश्यक भी है। जो कर रहे हैं सभी राज्य वो कर रहे हैं। लेकिन संजीव जी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कितने बजे तक हैं जहां पर लोग घर से बाहर निकल सके, और वो एहतियात क्या हैं जिसकी वजह से हम उस तीसरी लहर की तरफ आगे न बढ़ें और जो केसेस कम आए उसे रोक सकें? देखिए, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो बाजार हो, सब 10 बजे से 8 बजे तक खुलेगी। मेट्रो की भी टाइमिंग डिसाइड की गई है कि वो 10 बजे से 8 बजे तक मेट्रो अपनी सर्विसेज 50% कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा। साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग लगातार जो दिल्ली में कि मास्क लगाकर सबको बाहर निकलना है। शादी, कोई भी जो गैदरिंग है वो 25 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती है, चाहे शादी हो या अन्य किसी तरह की आयोजन हो। तो उसमें 25 लोगों की एक गैदरिंग के लिए लोगों की संख्या निर्धारित की गई, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें दिल्ली सरकार ने तय किया है, ताकि अब देखिए कोशिश सरकार की यही है कि पूरी कंट्रोल्ड और क्लोज मॉनिटरिंग में इसको ओपन किया जाए, ताकि अभी दिल्ली में लगभग 0.50 संक्रमण दर है और आज 400 कुछ केसेज दिल्ली में आए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह के अचानक ज्यादा भीड़ न बढ़ जाए, ताकि ये जो अचानक पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है वो फिर से ना बढ़े। नहीं, ये संजीव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए खतरा यही रहता है कि जब आप केसेस कम होने शुरू हो गए तो आपने और विभिन्न राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया, लोगों को राहत देनी शुरू की, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, कामकाज बंद पड़ा हुआ है, तो ये जरूरी है। लेकिन ख्याल रखना है, एहतियात रखना है, और वो सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, हमारे देश के नागरिकों की भी है। विश्वास सारंग जी,
विश्वास जी, क्या कुछ ऐसा रहेगा मध्य प्रदेश में जो कल से बंद रहेगा, वो आप बता देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी सर बिल्कुल कि भाई ये खुल रहा है, ये बंद रह रहा है, और अब आप लड़ाई झगड़ा भी मत करिए, पुलिस से भी मत उलझिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाइए। नहीं, वैसे सईद भाई हमारे यहाँ कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है और जैसा आपने कहा था किसी गरीब के साथ उसके कमाने वाली स्थिति को रोका भी नहीं गया है। हमारे यहाँ सभी चीज स्पष्ट है। और सईद भाई ये और स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है जिसने इस पूरे कोरोना की लड़ाई को केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं लड़ा, एक जन आंदोलन हमने बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था और हमने जिस प्रकार से हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उसको जिले और जिले से नीचे ब्लॉक और ब्लॉक से नीचे गांव तक बनाया। वो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ही निश्चित किया कि उसके जिले में किस किस गतिविधि को परमिट करना चाहिए खोलने के लिए। अमूमन एक बात जो है प्रदेश में वो सिनेमा घर हम नहीं खोलने वाले हैं। हम शादी और जो पार्टीज हैं उस पर हम जरूर कुछ हमने पाबंदी लगाई है, उसमें लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया है। इसी तरह अंत्येष्टि के लिए भी लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया है। होटल्स में भी 50%, जहां 5% से कम की पॉजिटिविटी है वहां 50% को ही बैठने की अनुमति है। जहां पर ज्यादा पॉजिटिविटी है 5 से ज्यादा, वहां केवल टेक होम है। और जैसा सईद भाई एक और हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, जैसा सभी ने बताया, तो मुझे लगता है मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को लूं कि थर्ड वेव के लिए हमने भी पूरी तरह से तैयारी शुरू की है और उसमें दोनों आयाम पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला यह है कि हम थर्ड वेव ना आने दें और उसकी संक्रमण की गति को हम बढ़ने ना दें। तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से कार्य योजना बनाई है। लोग मास्क लगाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सुनिश्चित करें कि जो परमिसेबल गतिविधि है वही हो और जो परमिसेबल है उसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान हो। और दूसरा आयाम यह है कि यदि थर्ड वेव आ जाती है तो चाहे बिस्तर का मामला है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन का मामला हो, चाहे बच्चों के आईसीयू बनाने की बात हो या अभी हमारे पास जो आईसीयू हैं उनको इनहेंस करने की बात हो, हमारी सभी तरह की दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, ये सब पर भी हमने पूरी तरह से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उच्च स्तरीय बैठक ली और लगभग 25 पॉइंट पर हमारी सरकार काम कर रही है, जिसमें इम्यूनिटी जनता की कैसी बढ़ाई जाए इस पर भी काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग योग, प्राणायाम और ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ाएं। इस पर भी हमारी सरकार में काम हो रहा है। हम थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बहुत अच्छी बात है और यही देखिए आरोप यही लगता रहा ना कि फर्स्ट वेव के बाद हमने तैयारियां नहीं की, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और इतना बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ। यदि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें तैयार हैं थर्ड वेव के लिए, अपनी तैयारी पहले से रखती हैं, संजीव झा जी ने बताया, नवाब मलिक जी ने बताया, आप बता रहे हैं, विश्वास जी खुद भी, और ये विश्वास अगर हम दे सकें सिंहदेव साहब और नवाब मलिक जी तो बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन डर ये लगता है नवाब मलिक जी महाराष्ट्र को लेकर कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और महाराष्ट्र में हमने काफी कष्ट झेला, पूरा देश दुखी रहा महाराष्ट्र से जो खबरें आती रही। तो अगर आप सब अनलॉक कर रहे हैं, वो क्या एहतियात होंगे और वो क्या सामाजिक जिम्मेदारियां भी होंगी सर, जिससे हम थर्ड वेव को भी रोक सके और ये जो केसेस खत्म हो गए इन्हें खत्म ही कर दें, बढ़े ना, हमें ये कल को अफसोस ना हो नवाब मलिक जी कि हमने अनलॉक क्यों किया। देखिए सईद जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं सर कि महाराष्ट्र से खबरें आ रही थी कि 70,000 के करीब हर दिन पॉजिटिव केसेस आए, लेकिन महाराष्ट्र से ये खबर नहीं आई कि ऑक्सीजन बिना पेशेंट मर गया। महाराष्ट्र से ये खबर नहीं आई कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं। सर वो अच्छी बात है, हमने पहले से तैयारी रखी थी लगातार, इसलिए मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा होती रही। अब सवाल है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें 12 जिले ऐसे हैं जो ग्रामीण के छोटे छोटे जिले हैं जहां पे पॉजिटिविटी 5% से कम है। वहां पे सिनेमा घर 50% की क्षमता से या वहां अगर कोई मॉल है तो खोलने की इजाजत है, लेकिन जो मुख्यतः मुंबई शहर है या उसके अतराफ में एमएमआर रीजन है या पीएमआर पूना है या नागपुर है, वहां पे सिनेमा घर कोई खुलने वाले नहीं है।
ठीक। वहां पे 50% क्षमता से ही सरकारी और निम सरकारी कार्यालय खुलेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको कि महाराष्ट्र एक वाहिद स्टेट है जहां 6200 हमारे यहाँ RT-PCR की जांच की लैब हैं। बड़े पैमाने पे क्षमता हमने बढ़ाई है। हमने निजी अस्पतालों में भी इलाज की दर निश्चित की है। म्यूकरमाइकोसिस को लेके पूरे महाराष्ट्र में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। अगर उसके अलावा कोई जाके कोई बड़े अस्पतालों में इलाज करना चाहता है, उसके लिए भी हमने दरों को निश्चित करने का काम किया। तो पूरी तरह से तैयारी है। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि ओपन अप तो हो रहा है, लेकिन जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो टेस्टिंग है उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 जिले का प्रभार है जी। गोंदिया हमारा एक जिला है जी, जहाँ 0.34% पॉजिटिविटी है, कभी 17-18 आ रही है। वहां पे 2500 हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा है कि ओपन अप के पहले लेवल में हम है, तो फिर भी एहतियात बरता गया है, कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, लेकिन टारगेट दिया गया है कि 5000 कम से कम RT-PCR के टेस्ट हों, ताकि कहीं कोई केसेस बढ़ने लगे तो हमें जो भी एरिया है जहां से, जिस गांव से या तहसील से या डिस्ट्रिक्ट के किसी मोहल्ले से ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो कंटेनमेंट करके उन्हें किस तरह से रोका जाए। तो माइक्रो प्लान पूरी तरह से हर जिले में, जो हमारे यहाँ पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर का एक कंसेप्ट है, उसके अध्यक्षता में ही पूरा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर होता है। ठीक है सर। वो सारे जिले के हमारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों का नियमित अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है सर। नवाब मलिक जी, ये निर्णय बदले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, यही हमारे देश की जनता चाहती भी है। और जब हम आप लोगों से, मंत्रीगण से इस तरह की बात सुनते हैं, जिस तरह से विश्वास जी ने एक लंबा चौड़ा प्लान हमारे सामने रखा, आपने बताया, सिंहदेव जी बता रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती पूरे देश में। और देश की जनता यही तो चाहती है। और अगर यही हो जाए तो फिर कष्ट ही क्या है। TS सिंहदेव जी, आपका फ्यूचर प्लान सर। सिंहदेव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सजीव झा जी, दिल्ली, ये रहा कि भाई महाराष्ट्र मॉडल की अभी बात की, और ये अच्छी बात है। विश्वास जी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र मॉडल देश में अपनाया जाए, ये भी हमने चर्चा की है, इस बारे में भी चर्चा की है। तो देश एक ही है, राज्य अलग अलग है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग सरकारें, उससे क्या फर्क पड़ता है। सजीव जी, आपको लगता है कि भविष्य में, क्योंकि दिल्ली भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है, और दूसरी लहर में भी एक समय ऐसा आया था जब दिल्ली में अचानक से केसेस बढ़ गए थे, वो पूरे देश को दिल्ली ने डरा दिया था, ऐसा ना हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में रही, ऐसे ऑक्सीजन की कमी से लोग दिल्ली में जिनकी मौत हुई, पूरा देश कांप उठा, ऐसा कोई संकट ना आ जाए, उसके लिए आपकी तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिल्ली जो सबसे बड़ी कमी से जूझी सेकेंड वेव में, वो ऑक्सीजन की कमी थी। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि इस बार दिल्ली सरकार इसके लिए पुख्ता तैयारी कर रहा है, और 431 मीट्रिक टन की अपनी हम भंडारण क्षमता को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास सिलेंडर नहीं थे, अभी हमने सिलेंडर 6000 ऑलरेडी मंगाया है, और जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। साथ साथ जितने हमारे हॉस्पिटल्स में, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। लगभग 66 ऐसे हॉस्पिटल्स में जिसमें ऑक्सीजन प्लांट कई जगह लग चुके हैं, या कई जगह महीने 2 महीने में लग जाएंगे। इसी के साथ साथ आगे मेडिसिन की बहुत बड़ी दिक्कतें थी। डॉक्टर से एक्सपर्ट पैनल बनाया गया, किस किस मेडिसिन की जरूरत है, और उसी हिसाब से उसको लिया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर के, चूंकि थर्ड वेव ना आए पहले, इसकी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। हालांकि 18 से 45 के एज ग्रुप में हमारा वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन 45 प्लस हमारे पास वैक्सीन है। तो 45 प्लस वाले वैक्सीन अब हम लोग हर बूथ पे, जहां पोलिंग सेंटर में लोग वोट डालने जाते हैं, हर एक पोलिंग सेंटर पे हम लोग वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जितने हमारे आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, वो घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों को रजिस्टर्ड करा करके वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर तक ला रहे हैं। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के लैब बनाया जा रहा है, क्योंकि ये देखने में आया है कि हर बार ये अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा है ये वायरस। तो ये पता चल सके कि किस म्यूटेशन का है और कितना खतरनाक है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब यहाँ बनाया जा रहा है। साथ साथ मैंने पहले कहा कि एक विशेषज्ञ समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम जो लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। उसी हिसाब से लॉजिस्टिक्स को इकट्ठा किया जा रहा है।
थर्ड वेव पीरियड ऐसा लग रहा है कि बच्चों पे ज्यादा आसार है कि पॉजिटिव होंगे, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो उसके लिए पीडियाट्रिक्स की एक टीम बनाई गई है, उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, उसकी वेंटिलेटर्स किस तरह का होगा, क्या क्या जरूरतें हॉस्पिटल्स में होगी, वो तमाम चीजों की लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी सेकेंड वेव में कुछ कमियां रह गई हैं वो कमियां ना हो। थर्ड वेव वैसे तो भगवान करे कि ना आए, लेकिन आए तो हम उसकी पूरी तैयारी के साथ उसको डील करें। ये विश्वास जो है वो विश्वास बड़ा है, और इसी विश्वास के साथ विश्वास सारंग जी, विश्वास जी, क्या आज आप मध्य प्रदेश की जनता को ये विश्वास दे पाएंगे कि अब आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आइए, वो जो तनाव अवसाद से हम गुजरे हैं वो भूल जाइए, सरकार आपके साथ है। तो अगर वो सरकार साथ है तो कैसे है? नहीं सईद भाई, हम तो पहले से जनता के साथ ही है और जनता हमारे साथ है। पर मैं फिर कहूँगा कि देखिए, हमें ये विश्वास तो रखना ही है कि हमने अपने आत्मानुशासन से, आपने सईद भाई पिछली बार भी मैंने यही कहा था आपके बीच में आकर कि यदि मध्य प्रदेश में इस संक्रमण की गति को हमने मध्यम किया है और मध्य प्रदेश में हमने स्थितियां अच्छी की है, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास तो है ही, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता का आत्मानुशासन। जनता ने आत्मानुशासन दिखाया और ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिन रात मेहनत की, पर फिर मैं ये बात इंगित करूंगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना है, उसकी गति मध्यम पड़ी है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम थर्ड वेव को ना आने दें, और थर्ड वेव को नहीं आने देना है तो मास्क हम लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम ये बात को सुनिश्चित करें कि हम वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन इस पूरी लड़ाई का सबसे कारगर हथियार है, और इस हथियार से ही हम वैक्सीन की लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारे यहाँ दोनों सेगमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं सईद भाई। यदि हम पूरा शुरू से देखें वैक्सीन को लेकर, हेल्थ वर्कर में हमने नवाब मलिक जी, संजीव झा जी, विश्वास सारंग जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी और दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भी थे, आपका भी धन्यवाद। कल से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, ज्यादातर चीजें खुल जाएंगी, लेकिन हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी गति धीमी पड़ी है। हमें मिलकर सरकार को और आपको और हमें, यानी कि इस देश की जनता को कोरोना को हराना है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। पिछले 2 महीनों में हमारे देश में 24 घंटों में सबसे कम केस आए हैं, और इसी के मद्देनजर कल से देश के विभिन्न राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू हट रहा है। ये एक अच्छी खबर है, अच्छा संकेत है, लेकिन कोरोना से लड़ाई में आपको और हमें भी साथ देना है। देखते रहिए आज तक।